दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट एसएल शर्मा। दोस्तों आज मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको PIL के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि भारत में जन याचिकाएं कैसे डाली जाती हैं, क्यों डाली जाती हैं। मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप गौर से मेरे इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि पेपर के माध्यम से, न्यूज टीवी के माध्यम से हम लगातार खबरों में पढ़ते रहते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी व्यक्ति या नेता और पार्टी के लोगों या किसी अधिवक्ता या किसी संस्था ने PIL दाखिल की है। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर में ये PIL होती क्या है और इसे कैसे दाखिल किया जाता है, और भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का अगर कहीं हनन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने अधिकारों की रक्षा की गुहार लगा सकते हैं। दोस्तों हाई कोर्ट में आपको अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करने का अधिकार मिला हुआ है। दोस्तों जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ऐसा माध्यम है जिसमें मुकदमेबाजी या कानूनी कार्रवाई के द्वारा अल्पसंख्यक हो या वंचित समूह या व्यक्तियों से जुड़ी हुई कोई सार्वजनिक मुद्दों को उठाया जा सकता है। इसके माध्यम से जनहित, सामान्य जन, जनहित मतलब सामान्य जन के मुद्दों को उठाया जाता है। दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि आपके आसपास में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं से नाखुश या परेशान है अगर आप, और आपको लगता है कि सरकार की गलत नीतियों तथा फैसले की कमी के कारण लोगों को मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तथा सामाजिक अन्याय एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, और सामाजिक रूप से ऐसे जागरूक नागरिकों के लिए जो कानून के माध्यम से समाज को ठीक करना चाहते हैं, वो जनहित याचिका यानी PIL उनके लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। दोस्तों मेरा मकसद आपको PIL के बारे में बताना, आपके कानूनों के बारे में बताना, इन सब को मैं आपको चरणबद्ध तरीके से बता रहा हूं। अब आता है कि PIL क्या है, व्हाट इज PIL। दोस्तों जनहित याचिका एक ऐसा माध्यम है जिसके मुकदमेबाजी या कानूनी कार्रवाई के द्वारा अल्पसंख्यक या वंचित समूह या व्यक्तियों से जुड़े सार्वजनिक मुद्दों को उठाया जाता है। सरल भाषा में कहूं तो जनहित याचिका यानी PIL न्यायिक सक्रियता का नतीजा है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या एक गैर सरकारी संगठन या नागरिकों का समूह अदालत में ऐसे मुद्दों पर न्याय की मांग कर सकता है जिसमें एक बड़ा सार्वजनिक हित जुड़ा होना चाहिए। दोस्तों ये सभी को पता है कि वास्तव में जनहित याचिका कानूनी तरीके से सामाजिक परिवर्तन को प्रभावी बनाने का एक तरीका है
और इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य लोगों को अधिक से अधिक कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका तक पहुंच प्रदान करना होता है। जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है? यानी जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है? कौन दायर कर सकता है? हु कैन फाइल PIL? तो दोस्तों, सिंपल भाषा में कहूं तो कोई भी भारतीय नागरिक जनहित याचिका दायर कर सकता है। केवल शर्त यह होगी कि इसे निजी हित के बजाय सार्वजनिक हित में दायर किया जाना चाहिए। यानी आपका इसमें निजी हित नहीं जुड़ा होना चाहिए, सार्वजनिक हित जुड़ा होना चाहिए। यदि कोई मुद्दा अत्यंत सार्वजनिक महत्व का है तो कई बार न्यायालय भी ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेती है और ऐसे मामले को संभालने के लिए एक वकील की नियुक्ति करती है। दोस्तों, भारत में सिविल केस दर्ज कराने की प्रक्रिया, जन याचिका जो याचिका होती है, कहां दायर करें? जनहित याचिकाओं को केवल उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है। जनहित याचिकाएं दायर करने की जो प्रक्रिया है, जनहित याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ता को संबंधित मामले की पूरी तरह से तहकीकात करनी चाहिए। बिना तहकीकात अनजाने में कोई भी जनहित याचिका ना डाले, उसका दुष्परिणाम भी होता है। यदि जनहित याचिका कई व्यक्तियों से संबंधित है तो याचिकाकर्ता को सभी लोगों से परामर्श करना चाहिए। एक बार जब किसी व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर करने का निर्णय ले लिया जाता है तो उसे अपने केस को मजबूत करने के लिए सभी संबंधित जानकारी और डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज एकत्रित करना चाहिए पहले। उसके बाद लेटर के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की जा सकती हैं। अगर अदालत को लगता है कि यह जनहित से जुड़ा मामला है तो लेटर को PIL के तौर पर लिया जाता है और सुनवाई होती है। लेटर में बताया जाना जरूर है कि मामला कैसे जनहित से जुड़ा है। अगर कोई सबूत है तो उसकी कॉपी भी लेटर के साथ लगा सकते हैं। लेटर जनहित याचिका में तब्दील होने के बाद संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया जाता है और याचिकाकर्ता को भी कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाता है। अगर याचिकाकर्ता के पास कोई वकील न है तो कोर्ट उसको वकील उपलब्ध कराती है। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के नाम भी लेटर लिखा जा सकता है। और दूसरा तरीका यह है कि वकील के जरिए जनहित याचिका दायर की जा सकती है। वकील याचिका तैयार करने में आपकी मदद करता है। याचिका में प्रतिवादी कौन होगा और किस तरह से उसे ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, इस बातों को में आपकी मदद एक अनुभवी वकील के द्वारा की जाती है, जो वकील की जरूरत जरूरी है। दोस्तों, PIL दायर करने के लिए कोई फीस नहीं लगती। इसे आप सीधे काउंटर पर जाकर जमा करा सकते हैं, लेकिन जिस वकील से इसके लिए सलाह ली जाती है उसकी फीस आपको देनी होती है। PIL ऑनलाइन दायर नहीं की जा सकती, यानी ऑनलाइन आप PIL दायर नहीं कर सकते। यदि जनहित याचिका PIL को
उच्च न्यायालय में दायर किया जाता है तो अदालत में याचिका की 2 प्रतियां जमा करानी पड़ेंगी और उसके साथ ही याचिका की 1 प्रति अग्रिम रूप से प्रत्येक प्रतिवादी को भेजनी पड़ती है और इसका सबूत जनहित याचिका में जोड़ना पड़ता है, यानी लगाना पड़ता है। दोस्तों, जनहित याचिका पीआईएल को सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जाता है तो अदालत में याचिका की 5 प्रतियां जमा करानी पड़ती हैं। प्रतिवादी को जनहित याचिका की प्रत्येक जो होती है, प्रत्येक को जो कॉपी होती है उसको तभी भेजा जाता है जब अदालत द्वारा इसके लिए नोटिस जारी किया जाता है। जनहित याचिका दायर करने का शुल्क कितना होता है? फीस फॉर पीआईएल। अन्य अदालती मामलों के मुकाबले में जनहित याचिका दायर करना सबसे सस्ता है। किसी जनहित याचिका में वर्णित प्रत्येक प्रतिवादी के लिए 50 रुपए का शुल्क अदा करना पड़ता है और इसका उल्लेख याचिका में करना पड़ता है। हालांकि पूरी कार्रवाई में होने वाले खर्च उस वकील पर निर्भर करता है जिसे याचिकाकर्ता अपनी तरफ से बहस करने के लिए अधिकृत करता है। जनहित याचिका और रिट याचिका में क्या अंतर है, जो इसी से जुड़ा हुआ यह भी एक सवाल है। रिट याचिका व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा अपने लाभ के लिए दायर किया जाता है, जबकि जनहित याचिका आम जनता के हित के लिए दायर किए जाते हैं। दोस्तों, किन मुद्दों पर जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती? सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने के संबंध में दिशा निर्देशों की एक सूची जारी की है, जिसके अनुसार निम्नलिखित मामलों में जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है: मकान मालिक किराएदार से संबंधित मामलों में, सेवाओं से संबंधित मामले, पेंशन और ग्रेजुइटी से संबंधित मामले। इन सब की दिशा निर्देशों की सूची में उल्लेखित 1 से 10 संख्या तक संबंधित मुद्दों को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें, चिकित्सा और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित मामले, उच्च न्यायालय या अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए याचिका आमतौर पर न्यायाधीश जनहित याचिकाएं स्वीकार करते हैं। मतलब जो सवाल आता है, क्या आमतौर पर न्यायाधीश जनहित याचिकाएं स्वीकार करते हैं? जनहित याचिका अदालत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वीकार की जाती है। इसके लिए पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि मुख्य न्यायाधीश इस मामले को किस रूप में देखता है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी जनहित याचिका को स्वीकार करने की औसतन दर 30 से 60% तक है। आमतौर पर जनहित याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है जिसमें वर्णित तथ्यों से न्यायाधीश सहमत होते हैं और उन्हें लगता है कि यह विषय महत्व का है और जनता के हित में है। दोस्तों, अगला सवाल है, जनहित याचिका से संबंधित मामलों की सुनवाई में कितना समय लगता है? दोस्तों, वास्तव में इस संबंधित मामलों पर निर्भर करता है। यदि कोई मामला कई व्यक्तियों के जीवन से जुड़ा है या मानव अधिकारों के उल्लंघन आदि से संबंधित है तो ऐसे मामलों में अदालत बहुत ही कम समय में सुनवाई को पूरा करती है और मामले का निपटारा जल्दी करती है। लेकिन सामान्य तौर पर अदालतों में अत्यधिक जनहित याचिकाओं के जमा होने के कारण मामलों की सुनवाई और निपटारे में सालों लग जाते हैं।
इसलिए सुनवाई के दौरान जरूरत पड़ने पर अदालत अधिकारों को कुछ कार्य करने के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। दोनों पक्षों की अंतिम सुनवाई के बाद जनहित याचिकाओं से संबंधित अंतिम निर्णय लिया जाता है। अब आता है दोस्तों, क्या भारत में जनहित याचिकाएं दायर करने से संबंधित अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है? ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है। यह जानना बहुत ही दिलचस्प है कि भारत में जहां अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पहले से ही अधिक है, तो जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग बढ़ रहा है। सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत या अप्रासंगिक मामलों वाले जनहित याचिकाओं पर काफी नाराजगी जाहिर की थी और अदालतों को जनहित याचिकाओं यानी पीआईएल को स्वीकार करने के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। इस संबंध में माननीय न्यायमूर्ति श्री दलवीर भंडारी और माननीय मुकदम शर्मा जी की पीठ ने कहा था कि अंधाधुंध जनहित याचिकाओं को दायर करने के न्यायिक व्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा दबाव उत्पन्न होता है और इसके परिणाम स्वरूप वास्तविक और जरूरत के मामले को निपटारे में देरी होती है। दोस्तों, विभिन्न देशों में जनहित याचिकाओं के उद्भव और विकास का अध्ययन करने के बाद न्यायमूर्ति श्री दलवीर भंडारी लिखते हैं कि गरीब वर्गों की मदद करने के उद्देश्य से जनहित याचिका के माध्यम से अदालतों ने जीवन और स्वतंत्रता की एक नई परिभाषा दी है। साथ ही जनहित याचिका के माध्यम से परिस्थिति की पर्यावरण और जंगलों की सुरक्षा से संबंधित मामलों को भी समय समय पर उठाया गया है। हालांकि दुर्भाग्यवश ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र जिसे अदालतों द्वारा सावधानी से तैयार किया गया है और देखभाल किया जाता है, कुछ गलत इरादों के साथ दायर किए गए याचिकाओं के माध्यम से दुरुपयोग किया जाता है। दोस्तों, आज मैंने आपको पीआईएल से संबंधित जो जानकारी दी है, किस प्रकार से पीआईएल दाखिल की जाती है, कौन कौन दाखिल कर सकता है, दाखिल के तरीके क्या हैं, फीस क्या है, कहां कहां दाखिल कर सकते हैं, इन सब बातों को अगर आपको कोई सवाल है आपके मन में या और भी किसी विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारे इस YouTube चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको इसी प्रकार ज्ञानवर्धक नए नए जजमेंट और कानून से संबंधित जानकारियां आप तक उपलब्ध कराते रहें। तो दोस्तों, अगेन आपसे विदा लेते हुए मैं आपका दोस्त एडवोकेट एसएल शर्मा। जय हिंद, नमस्कार।